हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया कि कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रेशन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रेशन के लिए निकाली जाती है, और हाफ लाइफ पीरियड की एक्सप्रेशन भी ज़ीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रेशन के लिए क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। आज हम उसी से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसी कंसेप्ट से जुड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लो एक्सप्रेशन है वो होता है T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ आर नॉट कॉन्सेंट्रेशन एंड आर कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये इस तरह से हमने डिराइव किया था। अगर A जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, X इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ए टाइम T, तब T जो है तब इंटीग्रेटेड रेट और एक्सप्रेशन जो है वो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ A डिवाइड बाई A माइनस एक्स हो सकती है। तो ये दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप देखें K तो रेट कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन R नोट जो है मोलर कंसंट्रेशन जो ऑफ द रिएक्टेंट है एट टाइम T इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हम बोल सकते हैं, शुरू में कितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं। R कॉन्सेंट्रेशन जो है T है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, जो T टाइम दिया है उस टाइम में क्या कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ये R मोलर कंसंट्रेशन ये वो कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अगर आपको इस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं। प्रूव दैट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ first order reaction is 2 time of the time required for 75% completion of a reaction, या T 75% of a reaction। ठीक है, तो 50% जो है T 50% या T हाफ जो होता है हाफ लाइफ पीरियड है। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 50% जो है वो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और 50% जो रिएक्टेंट रह जाएंगे। यानी कि T 75% क्या होगा, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका 75% जो है प्रोडक्ट बन जाएगा और 25% पीछे रिएक्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आर नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अगर टी हाफ होगा या टी 50% होगा तो 50% आर नोट का प्रोडक्ट बन जाएंगे, 50% ऑफ आर नोट प्रोडक्ट होंगे और 50% ऑफ आर नोट जो पीछे बैलेंस होंगे वो रेक्टेंट होंगे। तो उस टाइम को हम बोलते हैं टी हाफ या टी 50%। ठीक है, लेकिन टी 75% क्या होगा कि 75% ऑफ आर नोट जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, इट इज टाइम व्हेन द 70% ऑफ आर नोट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन रेक्टेंट कितने बचेंगे 25% ऑफ द आर नोट। ठीक है, रेक्टेंट कितने रहेंगे पीछे 25% ऑफ द आर नोट। तो ये दोनों टाइम के बीच में रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है, प्रूव करने के लिए बताया गया है कि टी हाफ होता है, ये टू टाइम सॉरी टी 75% जो होता है टू टाइम होता है टी हाफ के। तो ये पूछा गया है, तो इसको हम इस तरह से आगे करेंगे। टू टी 50% की जो इक्वेशन बन जाएगी वो होगी 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ आर नोट, और 50% ऑफ आर नोट का मतलब होगा, क्योंकि आर जो इट इज़ अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी होता है, तो ये 50% होंगे ना रिएक्टेंट एट टाइम टी हाफ, तो 50% का मतलब 1/2 आर नोट हो जाएगा। तो अगर आप आर नोट कैंसिल होकर यहाँ पे लोग 2 आ जाता है। ऐसे ही आप टाइम निकालेंगे 75% के लिए ऑफ रिएक्शन, तो 75% का मतलब होगा कि 75% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्टेंट कितने रहेंगे 25% ऑफ द आर नोट। तो यहाँ पे फिर 25% का मतलब होगा 25 डिवाइड बाई 100 ऑफ आर नोट। यहाँ पे 25% ऑफ आर नोट का मतलब होगा 25 डिवाइड बाई 100 ऑफ आर नोट, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो गया तो इट बिकम 1/4, तो 4 ऊपर जाके log 4 हो जाएगा। ठीक है, log 4 का मतलब 2 की पावर 2, या इसको हम टी 75% को हम, क्योंकि log m की वैल्यू n जो है इट इज़ n log m होता है, तो पावर पीछे आ जाएगी, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो को पहले भी लिख सकते हैं। तो ये टी 75% हो जाएगा 2 इंटू 2.303 डिवाइड के लॉग ऑफ 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर ये जो 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है,
डिवाइड क्वेश्चन नंबर 1/2। अगर 1/2 करते हैं तो ये तो कॉमन है इसमें, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या 2। ठीक है, तो आगे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो टी 75% किसके बराबर हो जाएगा, टी 2 × टी 50%। तो दिस इज प्रूव। ठीक है, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीशन ऑफ 75% ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% ऑफ कम्प्लीशन ऑपरेशन है। हाफ लाइफ पीरियड का जो 2% होगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल सेम जो है इसी तरह से किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। एक और कंसेप्ट आ जाता है इनिशियल रेट मेथड, जो है वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रेशन निकालने का। एक तो आ जाता है कि इंटीग्रेटर रेट और एक्सप्रेशन को हम डिराइव करके ऑर्डर ऑफ रेशन निकाल सकते हैं। एक और मेथड है इनिशियल रेट मेथड है, कि कैसे आप इसको अप्लाई करके इनिशियल रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट t0 मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, जब रेट निकाला जाता है इसको बोलते हैं इनिशियल रेट बोलते हैं ऑफ रिएक्शन। तो इसमें डिफरेंट इनिशियल रेट्स निकाले जाते हैं बाय कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट इज कांस्टेंट एंड अदर रिएक्टेंट को हम चेंज करते हैं, और इससे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट वुज कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज्ड, उससे विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकलता है। तो इसको न्यूमेरिकल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपने नोट किया होगा कि एक रिएक्शन दी गई है 2NO, ये रिएक्शन है 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव राइज टू 2NO2 गैस, और इसके ये डाटा जो है वो आपके सामने है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें जो मोलर पहले जो कॉलम है इसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO है, दूसरे में O2 की कंसंट्रेशन, तीसरे में इनिशियल रेट निकाला गया है। पहले एक्सपेरिमेंट में ये मोलर कंसंट्रेशन इसकी 0.30 मोल पर लीटर, इसकी भी 0.30 मोल पर लीटर, और जब रेट इन कॉन्सेंट्रेशन में निकाला गया तो रेट ये आ गया 0.096 रेट आया। ठीक है, तो ये दीज आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने, O2 की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा, लेकिन इसकी NO की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, 2 टाइम कर दिया। देखिए तो इस रेट पे क्या प्रभाव पड़ा, तो उससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है तो रेट जो चेंज हो रहा है इट इज़ ड्यू टू NO, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा है आपने। ठीक है, तो इनिशियल रेट है, शुरू में जो मिक्स किया t0 में ही सीधे रेट निकाला जाता है, इसको इनिशियल रेट बोलते हैं। तो डिफरेंट इनिशियल रेट्स निकाले गए हैं ये बाय कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट एंड अदर की चेंज करके ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें जब रिलेशन को देखते हैं तो इसको ध्यान से जब आप स्टडी करते हैं तो इसमें T2 टाइम कॉन्सेंट्रेशन किया आपने, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी, तो रेट जो है 4 टाइम बढ़ गया। ठीक है, रेट कितना बढ़ा, ये 4 टाइम हो गया रेट। देखिए अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू इट इज़ 4 टाइम दिस वैल्यू। तो 4 टाइम रेट बढ़ने का मतलब हुआ कि रेट जो है ये NO की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। अगर मतलब डबल इसको डबल करेंगे तो इस कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम हो जा रहा है, 2 की पावर 2 मीन्स 4 टाइम हो जाएगा रेट। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना निकल जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये पहले एक इंडिविजुअल ऑर्डर निकल गया। इसी तरह से फिर अगला एक्सपेरिमेंट जो है, अगले एक्सपेरिमेंट में हमने NO की कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा। देखिए 0.30, यहाँ पे भी 0.30, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन O2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.30 से 0.60 कर दिया, डबल कर दिया। अब आप इस रेट को देखिए, रेट जो भी 2 टाइम हो गया। ठीक है, इसको भी 2 टाइम किया तो रेट भी 2 टाइम हो गया। तो इसका मतलब जो रेट है ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर O2 के 1 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो। यहाँ पे 2 टाइम करेंगे तो 2 लिख देंगे तो ये रेट भी 2 हो रहा है। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो रेट जो है 4, जब बाहर आएगा तो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है, यहाँ पे ऑर्डर जो है 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड है, कहेंगे टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या टू डिटरमिन द रेट इक्वेशन, ओवरऑल रेट इक्वेशन जो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह के अगर क्वेश्चन जो है अगर आ जाते हैं तो आप उसको कर सकें, ये आपने कुछ और एग्जांपल लेके इसको आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सूडो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। सूडो केमिकल रिएक्शंस जो है ये रिएक्शन जो है दीज आर अपीयर टू बी हायर ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो द लो ऑर्डर। ठीक है, लगता है कि वो हायर ऑर्डर की होंगी, लगेगा कि ऑर्डर जो है 2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऑर्डर 1 हो जाता है, एक्चुअल ऑर्डर 1 होता है, लगता है कि 2 होना चाहिए ऑर्डर। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड सूडो केमिकल रिएक्शंस विच आर अपीयर टू बी हाई ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो लो ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सूडो
ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, ये एग्जांपल दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल दिया है। तो अगर इसमें रिएक्टेंट देखें 2 हैं, तो इससे लगता है कि ऑर्डर जो 2 होना चाहिए, लेकिन होता एक्चुअली ऑर्डर 1 है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच आर अपीयर टू बी सेकंड ऑर्डर ड्यू टू 2 रिएक्टेंट बट एक्चुअली फॉलोड फर्स्ट ऑर्डर, बट एक्चुअली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब आप एस्टर में वाटर ऐड करते हैं तो एसिड और एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या आप सुक्रोज में वाटर ऐड करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, हाइड्रोलिसिस वाटर, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रिएक्शंस अपीयर टू बी हाई ऑर्डर बट एक्चुअली फॉलो लो ऑर्डर, इट इज़ कॉल्ड एज सूडो केमिकल रिएक्शंस। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट लेंगे क्लूजन थ्योरी क्या होती है। क्लूजन थ्योरी जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले ही पढ़ा है। क्लूजन थ्योरी में के मुताबिक जो है वो इन ऑर्डर टू हैव ए केमिकल रिएक्शंस, तो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मस्ट कोलाइड simultaneously and then give product, and number of collision per second per unit volume of reaction mixture, it is called a collision frequency बोलते हैं, ठीक है। number of collisions that occur per second per unit value of reaction mixture is called as collision frequency denoted by capital Z। कैपिटल Z से इसको डिनोट करते हैं। तो collision frequency जो है वो क्या होती है, ये छोटी सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट आता है कि इफ़ेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं। इफ़ेक्टिव कोलिजन्स जो हैं वो देखिए, जितने भी कोलिजन्स होंगे रिएक्शन मिक्सचर में सभी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, कुछ ही कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। द कोलिजन्स अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच एक्चुअली गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो कोलिजन थ्योरी बोलती है कि कोलिजन होने चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेंगे बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, लेकिन फिर आएगा कि सारे के सारे कोलिजन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्ट बनाते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और बाकी जो कोलिजन्स होते हैं वो इनइफेक्टिव कोलिजन माने जाते हैं, उससे प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तो क्या व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द रिएक्टेंट टू हैव इफेक्टिव कोलिजन्स। 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो आ जाती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए to break their chemical bond, and that minimum energy which must be provided possessed by the reactant molecules in order to have effective collisions, that energy is called threshold energy। तो हर एक रिएक्शन की अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उस एनर्जी से कम अगर रिएक्टेंट की एनर्जी होगी तो उनके कोलिजन इनइफेक्टिव होंगे, इफेक्टिव नहीं होंगे, और उससे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। अगर उस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, तभी जाके जो है वो उनके कोलिजन इफेक्टिव हो पाएंगे और उनसे प्रोडक्ट बन पाएंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू हैव ए इफेक्टिव कोलिजन्स द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। तो ये पहली कंडीशन तो ये आ जाती है। दूसरी जो कंडीशन आती है इफेक्टिव कोलिजन के लिए कि जो उनका कोलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए, मतलब जिन एटम के बीच में बॉन्ड्स नया बॉन्ड बनना है उन्हीं के बीच में आपस में कोलिजन होना चाहिए। जैसे ये रिएक्शन जो दी गई है NO2 प्लस CO गिव राइज टू NO प्लस CO2, तो इसमें C और O के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, तो कोलिजन C और O के बीच में होगा तो इट इज़ ए प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो इसका इफेक्टिव कोलिजन होगा ये। लेकिन अगर C और N के बीच में बॉन्ड नहीं बनना है और इनमें अगर कोलिजन हो जाता है तो इस इट इज़ ए इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, और इसका जो ये जो कोलिजन होगा इट इज़ इनइफेक्टिव कोलिजन होगा। तो जो नए बॉन्ड इन एटम के बीच में बनने हैं वही आपस में टकराने चाहिए, तभी जाके प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और उससे कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कोलिजन देयर दीज आर 2 कंडीशंस जिसके बारे में आपने समझना है। तो मेन जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, ये डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। एफ यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल एफ लिखना आपने, इट इज एफ क्या है यहाँ पे, इट इज़ ए फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है रेट, और इफेक्टिव कोलिजन के फ्रैक्शन पे भी डिपेंड करता है। दोनों फैक्टर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी विच आर अप्लाइड इन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेंगे कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, या हाउ द टेम्परेचर चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। It is observed that in almost all reactions the rate of reaction increases with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। एंड इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बिकम डबल, ऑलमोस्ट डबल पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर के ऊपर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, और पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट बिकम डबल। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं किसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने की, व्हाट इज द कॉज फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन राइज इन टेम्परेचर। तो सबसे पहला फैक्टर आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं तो इससे एनर्जी बढ़ जाती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड जो बढ़ जाएंगे, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कोलिजन थ्योरी के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ने से उनके कोलिजन बढ़ते हैं, कोलिजन बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि जो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर से ओनली 3% जो रेट इंक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअली 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री बढ़ाने से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन 100 टाइम जो ज़्यादा बढ़ता है, 100% बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, छोटा सा फैक्टर है जो सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से 3% रेट को ही बढ़ा रहा है। लेकिन जो बाकी जो 97% बढ़ रहा है, क्योंकि 100% बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर। तो बाकी जो देयर इज सम अनदर फैक्टर, जो बाकी जो रेट बढ़ रहा है वो इट इज़ ड्यू टू सम अनदर फैक्टर, एंड दैट फैक्टर जो मेन फैक्टर आ जाता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से मेनली रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ता है। तो ये हम आगे सेकंड फैक्टर जो मेन फैक्टर आता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन राइजिंग टेम्परेचर, ये है दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन fraction of effective collisions, yeah, increase in number of effective collisions. This can be easily understood by plotting Maxwell-Boltzmann distribution curve for the reaction mixture. आपने प्लस में पढ़ा है कि एक Maxwell-Boltzmann distribution curve होता है जो एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में ड्रॉ करते हैं हम। तो ये कर्व इस तरह से आता है, ये देखिए कर्व ऐसे आएगा, और इस कर्व में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व फ्लैट हो जाता है, शिफ्ट टुवर्ड राइट। ये आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसमें मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। तो ये +1 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो एनर्जी इस तरह से बढ़ती जा रही है। अगर सपोज रिएक्शन की ईटी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन, तो पीछे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके कोलिजन इनफेक्टिव होंगे, इस तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो उनके कोलिजन इफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, जब आप इस ग्राफ को ध्यान से स्टडी करेंगे तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इट इज़ प्लॉटेड इन ए T1 टेम्परेचर पे। तो इफेक्टिव कोलिजन ये है, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ जो शेडेड पोर्शन आ रहा है इफेक्टिव कोलिजन है। लेकिन जैसे आप ग्राफ को टेम्परेचर को बढ़ा देते कि फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं 10 डिग्री राइज करके, तो आप इफेक्टिव कोलिजन की संख्या बढ़ जा रही है, ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है। तो इसका मतलब होगा कि इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है विद राइजिंग टेम्परेचर। तो और पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो इफेक्टिव कोलिजन की संख्या ऑलमोस्ट क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है। तो दैट इज कॉज फॉर द इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन राइज इन टेम्परेचर।